वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले हमने पढ़ लिया था, है ना? ओके, एक मिनट। तो हमने क्या पढ़ लिया था? एक्सेस प्रेशर हमने पढ़ लिया था ना। लेक्चर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस प्रेशर हमने पढ़ लिया था। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक प्रेशर में डिफरेंस होता है। जब लिक्विड का सरफेस कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है तो कॉनकेव की साइड प्रेशर ज़्यादा बनता है, क्योंकि नेट फोर्स जो होता है किधर रहता है? कॉनकेव साइड होता है। तो फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा ही। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड का जो प्रेशर में डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं। और कॉनकेव साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कैपिटल आर हम मानते हैं। और उस लिक्विड सरफेस का अगर सरफेस टेंशन टी है तो 2T/R का प्रेशर डिफरेंस होता है। इसी को एक्सेस प्रेशर कहते हैं। इतना पढ़ लिया था। अब ये एक्सेस प्रेशर 2T/R अगर हमें प्रूफ करना है, अगर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? हम कोई लिक्विड ड्रॉप ले लेंगे, क्योंकि लिक्विड का ड्रॉप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल अगर होता है तो अंदर का जो हिस्सा होता है वो कॉनकेव होता है। बोलो, होता ही नहीं होता? जैसे अगर हम यहाँ पे मान लो ये लिक्विड की ड्रॉप ले लिए, ये क्या है? लिक्विड का ड्रॉप है, ठीक है। लिक्विड का ड्रॉप का अंदर का सरफेस अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है? ये अंदर का सरफेस कॉनकेव है। बोलो, है ना? है कि नहीं? अगर आप इसको बीच से ही से काट दें, अगर ऐसे काट देते हैं तो क्या बनेगा? कॉनकेव सरफेस ही बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं अंदर का जो सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा और इधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो इधर जो प्रेशर ज़्यादा होगा वो होगा एक्सेस प्रेशर, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अंदर का जो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन के कारण जो प्रेशर बनेगा उसका डिफरेंस जो होगा वो एक्सेस प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो जो भी बबल्स होता है, जैसे सोप बबल हो गया, है ना? बबल्स आप लोग निकालते फुलाते नहीं फुलाते हैं? आता है ना? अगर आपको बड़ा बबल्स बनाना हो तो ज़्यादा फूंक मारनी पड़ती है, और हल्का छोटा सा बबल निकालना है तो थोड़ा सा फूंक देते हैं, निकल जाता है बबल्स, है ना? तो मतलब ज़्यादा फूंक मतलब उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है हमें, है कि नहीं? वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसका सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है उसका, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वर्क डन होता है। वहाँ पे क्या होता है? वर्क डन। तो जैसे अगर हम ये लिक्विड ड्रॉप मान लेते हैं तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर यहाँ क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है। क्या होता है? एक्सेस प्रेशर अंदर, वो हमने मान लिया कितना है? P है। इस प्रेशर से होगा क्या? इस प्रेशर से थोड़ा सा ये ड्रॉप का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा इस प्रेशर से। बात को समझिए जरा सा। हम ये मान के चलेंगे कि ये लिक्विड जो ड्रॉप है वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में बना है। क्या है? बना है। सरफेस पे क्या है? इसके टेंशन है, खिंचाव है, और अंदर क्या है? प्रेशर है। जब अंदर प्रेशर है तो ये प्रेशर से क्या होगा? इस साइड में एक फोर्स अप्लाई होता है, इस साइड में भी क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई होगा, एक फोर्स इधर अप्लाई होगा, एक फोर्स इस साइड। मतलब यहाँ पूरे से लेकर पूरे सरफेस, मतलब जो कॉनकेव सरफेस अंदर है वही बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है प्रेशर के कारण। भाई प्रेशर तो सब जगह है ना। वो जो बाहर का प्रेशर है जो अंदर के प्रेशर से क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस क्या है? एक्सेस प्रेशर। तो जितना डिफरेंस आ रहा है वो एक्सेस प्रेशर से क्या होगा? बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, है कि नहीं? अंदर थोड़ी अप्लाई करेगा प्रेशर,
वो हमेशा जो एरिया है, कोई सरफेस है, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, है ना। तो इस फोर्स से क्या होगा, थोड़ा सा ये क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इसका रेडियस मैं मान चलता हूँ, ये सेंटर या ये रेडियस है इसका, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पे ये सेंटर है, ये क्या है आपका सेंटर है O। तो थोड़ा सा इसका जो है रेडियस बढ़ जाएगा, और ये रेडियस हमने कितना माना, यहाँ पे R मान रखा है, कितना मान रखा है, R रेडियस। और इसका जो इस रेडियस थोड़ा सा ग्रो कर गया, मतलब स्फीयर हमारा जो ड्रॉप है थोड़ा सा जो है, बहुत थोड़ा, वेरी स्मॉल, मतलब इसका सरफेस एरिया कह लीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया या एरिया बढ़ गया कह लीजिए, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया इस फोर्स की वजह से, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से। क्लियर, इसका एरिया थोड़ा सा हाँ बढ़ गया। एरिया तभी बढ़ेगा जब इसके रेडियस में इंक्रीमेंट आएगा। तो रेडियस में कितना इंक्रीजिंग आ रहा है, थोड़ा सा, ये कितना रेडियस बढ़ रहा है, कितना मान ले रेडियस को, dr, है ना, क्या मान लेंगे, dr रेडियस इंक्रीज कर जा रहा है। तो अब इसका जो रेडियस होगा, बड़े वाले स्फीयर का, बड़े वाले ड्रॉप्स का रेडियस, वो रेडियस ये हो जाएगा। इसका रेडियस कितना होगा, आप कहोगे इसका रेडियस होगा r प्लस dr, बोलो इसका रेडियस कितना होगा, r प्लस dr। अब इस लिक्विड ड्रॉप का जो सरफेस होगा उसमें टेंशन भी तो होगा, सरफेस टेंशन। वो क्या करना चाहता है, टेंडेंसी रखता है सिकुड़ने की टेंडेंसी, बोलो टेंशन क्या करता है, सिकुड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट की टेंडेंसी रखता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले कितना इस फोर्स से कितना वर्क हुआ वो निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाई प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कह लीजिए, वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, ये कितना होगा वर्क। तो आप कहोगे W इज इक्वल टू DW कहोगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है F और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DR हो रहा है, यही कहोगे ना। अगर इस स्फीयर का एरिया हम मान लेते हैं कितना है, A, प्रेशर P है, तो प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना होगा, 4 पाई R स्क्वायर, तो प्रेशर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इतना प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जो वर्क डन आएगा DW वो कितना आएगा, प्रेशर इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू DR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे, एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप। हेडिंग क्या रहेगा आपका, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वही हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग फिगर बना करके ये आप वर्क डन निकाल सकते हो। थोड़ा सा मान लो अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया तो ये इतना आया एक्सेस प्रेशर से वर्क डन। क्या यही वर्क डन हम सरफेस टेंशन से भी निकाल सकते हैं? आपने पढ़ा होगा कि यूनिट एरिया में अगर इंक्रीजिंग हो रहा हो तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन होती है। T इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा ए, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? T इक्वल टू पिछले क्लास लेक्चर में हमने पढ़ाया था ना, टेंशन इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा ए, पढ़ाया था ना।
तो टेंशन के कारण अगर हम वर्क डन मान लेते हैं तो वो भी वर्क डन तो इतना ही होगा भाई। डेल्टा ए क्या है, जितना एरिया इंक्रीज करेगा वही उसकी सरफेस एनर्जी होगी, मतलब उतना ही उस पर वर्क हुआ। बोलो भाई, टेंशन के कारण, टेंशन है तो है ही, टेंशन के अगेंस्ट वर्क जो हुआ मतलब उसका एरिया इंक्रीज हुआ, तो वो उसमें क्या हुआ, वर्क किया गया। वो वर्क कहाँ से मिला, यही तो वर्क है, जो प्रेशर अंदर से पड़ रहा है उसी से वर्क हुआ। तो हम यही सेम वर्क टेंशन से भी निकाल सकते हैं अगर सरफेस टेंशन मालूम हो तो हमने मान लिया कि इफ टेंशन इज कैपिटल टी देन वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। जो इंक्रीज होगा वही क्या होगी, सरफेस एनर्जी होती है कि नहीं। मतलब ये कितना होगा, डी डब्ल्यू टी इंटू डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टी डेल्टा ए, तो वही चीज़ तो हुआ, टी डी ए लगा देंगे यहाँ पे। डी ए मतलब इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे, फाइनल एरिया A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। सिर्फ सरफेस टेंशन कहाँ पे है, आउटसाइड पे है, अंदर तो टेंशन नहीं है ना, क्योंकि सरफेस जहाँ पे होगा, जो फ्री सरफेस होगा, जो एयर कांटेक्ट में होता है वहीं पर टेंशन रहेगा। जो लिक्विड सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा वो उसी सरफेस पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। अंदर तो क्या है, सब लिक्विड ड्रॉप ही तो है भरे, यहाँ बहुत सारे ड्रॉप भरे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, लिक्विड के, है कि नहीं। तो सरफेस टेंशन सिर्फ ऊपर ही रहेगा। तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं क्या हम लोग। फाइनल एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, है ना। इनिशियल एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो सही बात है, स्फीयर का एरिया कैसा होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो फाइनल कितना हो रहा है, रेडियस आर प्लस डी आर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आर प्लस डी आर होगा फाइनल एरिया में, रेडियस के प्लेस पे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे टेंशन निकाल इनटू 4 पाई, इसे a प्लस बी को होल स्क्वायर से फैलाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2r dr। बोलो सही है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है। तो मैं चाहूंगा पहले यहां तक आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर ले। तो आपने यहां तक नोट कर लिया है ना, तो हम थोड़ा इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे, है ना। इस साइड हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं यूं। अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू हमारा कितना आ जाएगा, इस 4 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर। बोलो सही है, प्लस 4 टू ज़ा 8 पाई आर डी आर। बोलो क्लियर, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है इसमें, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये 4 पाई स्क्वायर किसी आओ कैंसिल हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारा, टी 8 पाई आर डी आर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर। यहाँ जो डी आर स्क्वायर है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या ले लेंगे इससे, 0, क्योंकि डी आर वेरी स्मॉल है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और ही स्मॉल होगा। भाई कोई चीज़ छोटी है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो डी आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसे हम नेग्लिजिबल मानेंगे, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ये क्या ले लेंगे, डी डब्ल्यू हमारा आ जाएगा आपका टी इंटू 8 पाई आर डी आर। इक्वेशन नंबर बना देंगे इसको सेकंड। बोलो क्लियर। तो इसको भी इसके आगे यहां तक नोट कर लीजिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डी आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है सब।
कैसे बड़ा, छोटी चीज़ को आप स्क्वायर करो बड़ा हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करिए, ऐसे सोचिए। तो dr क्या है, पॉइंटे में होगा भाई। अगर रेडियस 1 mm है, मान लो 1 mm, तो अगर इंक्रीमेंट हुआ उसके रेडियस में इजाफा तो कितना इंक्रीमेंट होगा, 0.001 mm हो सकता है अगर होगा तो बहुत कम ही है ना, तो इसलिए dr लगाया गया है। तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो उसे नेग्लिजिबल कर देंगे इसके कंपेयर में। तो ये ज़्यादा होगा ना भाई, ये रेडियस है, क्लियर। तो जब नेग्लिजिबल कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये वर्क डन वही वर्क है जो हमने एक्सेस प्रेशर से निकाला है, वही वर्क है। तो दोनों वर्क हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको इक्वल दिखा देंगे, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर डी आर। डी आर क्या होगा, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये आपका कैंसिल हुआ है एक आर, ये भी कैंसिल हुआ है, 4 2 जा 8, एक आर बचा है, तो P इंटू आर इज इक्वल टू 2T। तो P कितना आ जाएगा आपका 2T अपॉन आर। बोलो आया कि नहीं, एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, प्रूफ हो गया ना। बोलो एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, 2T बाई आर। हमने क्या पढ़ाया था, 2T बाई आर, प्रूफ हो गया ना। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर चाहे जो लिक्विड हो, चाहे वो वाटर की ड्रॉप हो, ऑयल ड्रॉप हो, अगर उसका सरफेस टेंशन मालूम रहे और रेडियस मालूम रहे तो उसके अंदर का एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हैं आप लोग 2T बाई आर से। मेनली फार्मूला ही आपको समझ याद रखना है। और डेरिवेशन अगर एग्जाम में पूछता है 11th क्लास एग्जाम में, तो आप लोग डिराइव कर सकते हो, है ना। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से आपको लिक्विड ड्रॉप का फार्मूला कितना होगा, 2T बाई आर हो जाएगा। तो इसको नोट करिए। फिर हम बबल्स का भी इस तरह से निकाल देते हैं। तो बबल्स में क्या होगा, अंदर भी क्या होगा, एयर होगा और बाहर भी एयर होगा, तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा, डबल, क्लियर भाई। अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो टेंशन क्या होगा, डबल। तो 2T इंटू 2 कितना होगा, 4T बाई आर हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। तो लिक्विड ड्रॉप का ही डेरिवेशन मेनली पूछा जाता है, सो बबल का नहीं निकालते हम लोग, शायद डायरेक्टली फार्मूला याद रखते हैं उसका, क्योंकि डेरिवेशन कोई काम का नहीं है ना। उससे भी स्कूल के एग्जाम में आपका माइंड चेक करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है उसके बारे में, ठीक है। तो जो लिक्विड का सरफेस है बबल वाले केस में, वो लिक्विड का सरफेस, दो सरफेस जो है एयर के कांटेक्ट में आता है। अंदर भी एयर होता है तो अंदर वाला सरफेस भी कांटेक्ट में रहेगा एयर के, और बाहर वाला भी। तो अंदर भी टेंशन रहेगा, बाहर भी टेंशन रहेगा, तो टेंशन क्या होगा, डबल हो जाएगा ना। तो बबल्स के लिए क्या होगा, 4T बाई आर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज करके एक शॉर्ट नोट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर क्या लिखेंगे, P ड्रॉप कितना होता है, 2T अपॉन आर, याद रहेगा, ठीक है। फॉर एयर बबल में भी यही रहेगा, P एयर 2T अपॉन आर, क्योंकि उसमें सिर्फ एयर ही है ना, सिर्फ एयर है। लिक्विड ड्रॉप में सिर्फ लिक्विड है, लेकिन जब सोप बबल बनाएंगे तो एक लिक्विड सरफेस है, साथ में एयर भी है, और दो जगह एयर है, तो टेंशन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो फॉर सोप
बबल। अच्छा, एयर बबल कहाँ बनता है? एयर बबल कहाँ बनता है? वाटर के अंदर बनता है एयर बबल। देखा है ना, अंदर बनता है वाटर के अंदर एयर बबल्स। तो उसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 2T/R। क्लियर? सोप बबल के लिए होता है P बबल्स। सरफेस पे, सरफेस कब बनता है? वो पानी का बबल्स बनता है ना, उसे बोलते हैं। तो जो ऊपर पानी का रहता है, अंदर एयर बनता है। ठीक है, तो जो सरफेस जो टेंशन है ना, वो पानी का ही टेंशन है, और अंदर क्या है? एयर है। तो एयर बबल के लिए हम 2T/R यूज करते हैं। तो वो भी सरफेस के पे एयर बबल ही है, अंदर ही एयर बबल बनता है, ऊपर बन जाता है कभी कभी। ठीक, तो ऊपर सिर्फ ऐसे रहता है। तो सोप बबल के लिए क्या होता है? 4T/R। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। सोप बबल का क्या होता है? सर्फ बबल्स का अगर लिखा है मतलब सोप बबल की ही होता है, इसलिए बबल लगा दिए, वहाँ एयर लगा दिए हैं, वहाँ ड्रॉप लगा दिए, मतलब लिक्विड ड्रॉप, एयर मतलब एयर का बबल, और यह बबल का मतलब सोप बबल। ठीक, तो जहाँ बबल, बबल किसका बताते हैं आप लोग? सोप का ही रहता है, तो दैट्स इट, वही है सोप बबल। क्लियर ना? तो ये फार्मूला याद रहेगा आप लोग को, बोलो, याद रखना। कोहेसिव फोर्स वगैरह आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो क्या होता है, और कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होती है, ये सीखना है, और एसेंट फार्मूला जानना है। ठीक है, तब जाकर के ये चैप्टर आपका द एंड होगा। तो एक्सेस प्रेशर याद रहेगा ना, 2T/R। तो लिक्विड जो कॉन्केव साइड होता है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना? 2T/R। याद रहेगा, 2T/R जितना प्रेशर ज़्यादा होता है उसके बराबर उसको बैलेंस करने के लिए कुछ और प्रेशर चाहिए हमें। तो ये बात सीखेंगे कैपिलरिटी में। तो अब हेडिंग रहेगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद यहाँ तक नोट कर लिया। हेडिंग क्या रहेगा आपका? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा हो। कांटेक्ट मतलब टच, कांटेक्ट का मतलब टच। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी ग्लास के ट्यूब में अगर आप वाटर भरते हो, क्या भरते हो? वाटर, नॉर्मल वाटर, तो उसका शेप कॉनकेव बन जाता है। यस, जैसे मान लो कि ये आपका ग्लास ट्यूब है और इसमें हमने वाटर भर रखा है, ऐसे बोलो, ठीक है ना? ऐसे वाटर आपका है, ये क्या है? वाटर, वाटर। तो ये टच कहाँ पे हो रहा है? आप देख रहे हैं टच यहाँ पे हो रहा है ना? तो जहाँ पे टच हो रहा है वहीं पर एक आप टेंजेंशियल लाइन खींचिए ऐसे अंदर की तरफ, लिक्विड सरफेस पे। कहाँ पे? लिक्विड के सरफेस पर, ये सरफेस है ना, उस पर एक टेंजेंशियल टेंजेंट ड्रॉ करिए, और एक टेंजेंट ड्रॉ करिए सॉलिड सरफेस पे, मतलब जो ग्लास है उस पर अंदर की तरफ, ऐसे, ये अंदर की तरफ है। इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है, बोलिए। इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? ये ग्लास और वाटर के लिए हमारा होता है, फॉर ग्लास एंड वाटर। इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 8 डिग्री होता है। कितना? 8 डिग्री। ठीक है, और मरकरी अगर ले लेते हैं, मतलब कि एक्यूट एंगल बनता है, 0 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है ना? अगर हम यही मरकरी ले लेते हैं, क्या लेते हैं? मरकरी,
मान लो ये एक आपका ग्लास ट्यूब है, हमने यहाँ पे ले लिया है मरकरी। तो मरकरी कुछ ऐसा होता है, भरा रहता है, बोलो ऐसे रहता है ना मरकरी। ये मरकरी है आपका। मरकरी कहाँ रखा है? ग्लास में, मरकरी Hg। तो क्या करेंगे, हमें कांटेक्ट एंगल पता करना है। तो लिक्विड का जो सरफेस है, जो शेप बन रहा है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पे कांटेक्ट में है वहाँ सॉलिड सरफेस मतलब ग्लास पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, लिक्विड के अंदर की तरफ, जैसे कि हमने अंदर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो सरफेस तो ये है आपका, है ना, तो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया है इससे, ठीक है। और एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे अंदर की तरफ, ये। तो इसके बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है आपका? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और मरकरी और ग्लास के लिए, फॉर मरकरी एंड ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 135 डिग्री। कितना होता है? प्योर वाटर हो और सिल्वर हो, क्या हो? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सिल्वर का ट्यूब है। किसका ट्यूब है? सिल्वर का। इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तो प्योर वाटर कोई शेप नहीं लेता, ठीक है ना, कोई शेप नहीं लेता। तो यहां पे जो हम टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये अंदर की तरफ और एक इसके सरफेस पे ऐसे। तो प्योर वाटर के लिए जो ये एंगल आपका होता है, ये होता है 90 डिग्री। किसके लिए है ये? प्योर वाटर एंड सिल्वर। सिल्वर मतलब समझते हैं ना आप लोग, थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या एक्चुअल में? सॉलिड सरफेस मतलब जहां पे कांटेक्ट जिसमें रखा गया है या जो कांटेक्ट में है, ठीक है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। और जो लिक्विड भरा गया है उसका जो सरफेस है, सरफेस मतलब फ्री सरफेस, कौन सा शेप बना रहा है, उस शेप पर सरफेस पे क्या करिए? टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। उनके बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो तीनों डायग्राम बना लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बात करेंगे हम कैपिलरी ट्यूब की। किसकी बात करेंगे? कैपिलरी ट्यूब की। तो ट्यूब कैपिलरी क्या होता है आप समझ चुके हैं। बाल के समान जो हमारा बाल होता है उसके जैसा कोई ही पतली ट्यूब हो उसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। बहुत पतला बारीक नली को, ट्यूब को हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। जो हमारे कपड़ों में थ्रेड होते हैं वो सब क्या है? कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के राइज करना या फॉल कर जाना, उससे हम लोग कहते हैं क्या? कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। तो हम लोग देखेंगे पहले किसमें राइज करेगा, किसमें फॉल करेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक वेसल है, ठीक है, और इसमें हमने क्या भर रखा है? एक कोई मान लो कि वाटर है। ये क्या है? ये वाटर है। और इस वाटर में हमने क्या किया? एक कैपिलरी ट्यूब को खड़ा कर दिया, स्टैंड कर दिया। किसे? कैपिलरी ट्यूब को, ठीक है। जैसे कैपिलरी ट्यूब को हम यहां पे खड़ा करेंगे ऐसे, यह है कैपिलरी ट्यूब को हमने क्या किया? इसमें स्टैंड कर दिया है।
ठीक है। तो यहां होगा क्या, इस लिक्विड में के सरफेस पे होता है टेंशन, क्लियर। तो कैपिलरिटी का जो मेन कारण है ना वो है सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन कारण क्या होता है, थोड़ा सा इसमें लिक्विड राइज करेगा और जैसे ही राइज करेगा यहाँ का जो शेप बनता है वो कैसा होता है, कॉनकेव शेप होता है। भाई ट्यूब में शेप कैसा बनेगा, कॉनकेव होगा। या जो हम ये फ्लास्क रखे हैं इसमें भी ये सरफेस कैसा रहता है, लगभग कॉनकेव ही रहता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ से राइज करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे राइज करेगा, ऐसे लिक्विड ऐसे राइज करेगा, ऐसे है ना, ऐसे लिक्विड राइज करता हुआ चला जाएगा आगे तक। ये लिक्विड राइज करता हुआ चला जाएगा। अच्छा, राइज कब तक करेगा ये, जब तक कि ये राइज करता हुआ चला जाएगा। ये तब तक राइज करेगा जो जब जैसे हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये जो सरफेस हमारा बन रहा है, ये सरफेस लिक्विड सरफेस, इसके इस साइड यहाँ क्या पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ठीक है। लेकिन लिक्विड जो ट्यूब के अंदर जो है वो शेप कैसा हमारा है, वो कॉनकेव शेप है। कैसा शेप है, कॉनकेव। कॉनकेव शेप आने से इसके इस साइड और इस साइड क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस आता है। क्या आता है, प्रेशर में डिफरेंस। कितना होता है प्रेशर में डिफरेंस, एक्सेस प्रेशर 2T/R अगर इसका टेंशन T है और इस कर्वेचर का जो रेडियस है वो कितना है, R है, तो 2T/R एक्सेस प्रेशर होता है। और उसे प्रेशर को कैंसिल आउट करने के लिए ये लिक्विड क्या करता है, राइज कर जाता है। कितना हाइट, मान लो यहाँ का राइज किया, H हाइट राइज कर गया, कितना हाइट। अब यहाँ से जब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे तो H हाइट यानी H डेप्थ कारण H डेप्थ के कारण जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, H ρg पढ़ा है आपने, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ा है, H ρg पढ़ा है ना। अगर कोई लिक्विड H डेप्थ तक है तो H डेप्थ नीचे प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर, उसे खत्म करने के जो लिक्विड क्या करेगा, वो चढ़ जाता है H राइज। अब यहाँ पे प्रेशर हो गया बराबर, तो ये चढ़ना बंद हो जाएगा, क्लियर ना। यही होता है लिक्विड का राइज करना, इसे बोलते हैं लिक्विड राइज कर रहा है। या मरकरी की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम मरकरी को में डिप करते हैं, मान लो ये आपके पास क्या है, ये मरकरी है, ये मान लो कोई फ्लास्क है, ठीक है, इसमें मान लो मरकरी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, मरकरी। ये मरकरी भरी हुई है इसमें। और जैसे ही आप यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब क्या करती हो, डिप करते हो, डिप मतलब डुबोते हो, है ना, मतलब इसको आप स्टैंड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, यहां से कुछ हाइट डेप्थ कह लीजिए, मरकरी क्या होगा, यहां से कुछ डेप्थ क्या होगा, नीचे उतर जाएगा, मतलब यहां से जगह खाली हो जाएगा इतना। मतलब यहां रीजन में क्या होगा, मरकरी रहेगा ही नहीं, इस डेप्थ तक मरकरी नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये कहेंगे एच डेप्थ क्या हो गई, नीचे चला गया मरकरी। जो मरकरी का लेवल यहाँ तक था ना, यहाँ तक, वो यहाँ से लेवल और नीचे डाउन हो जाएगा, जहाँ पे हमारा ये स्टैंड है क्या, कैपिलरी ट्यूब। इसमें क्या किया, लिक्विड राइज कर गया, यहाँ लिक्विड राइज किया है और यहाँ लिक्विड क्या किया है, लिक्विड फॉल कर गया है, फॉल्स। तो यही है कैपिलरिटी। डायग्राम बना लीजिए, कॉज ऑफ
कैपिलरिटी में, और उसमें लिखेंगे मेन कॉज ऑफ कैपिलरिटी इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसका सबसे बड़ा कारण यही है सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन ना होता तो ये राइज और फॉल ना करता। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो लिक्विड राइज किया या फॉल किया उसका जो रीज़न है सरफेस टेंशन, और इसी सरफेस टेंशन के कारण आता है एक्सेस प्रेशर, मतलब प्रेशर में डिफरेंस जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो यहाँ पे जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है उसके अक्रॉस प्रेशर में डिफरेंस आता है, मतलब इस साइड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये प्रेशर कहाँ से पड़ेगा, नीचे तरफ से, यहाँ से प्रेशर पड़ता है इस साइड से, मतलब यहाँ वाले जो लिक्विड हैं इस वाले लिक्विड को क्या करेंगे, पुश करेंगे, और यहाँ वाले इस साइड पुश करेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड राइज कर जाएगा, और जब तब तक राइज करेगा जब तक कि प्रेशर डिफरेंस जो था वो बराबर ना हो जाए। ठीक है ना। तो प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो जो 2T/R है वो बराबर हो जाएगा प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। मतलब लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है यहाँ पर वो क्या होगा, H/ρg, ये बराबर होगा 2T/R के। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके अलग से देखेंगे। ये आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, मैं दिखा रहा हूँ, ये वही कैपिलरी ट्यूब है। थोड़ा सा इसको मैं एक बार फिर से रेज करता हूँ। ये कैपिलरी ट्यूब है आपका, वही कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस हमने मान रखा है स्मॉल r। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये क्या है आपका, कॉनकेव सरफेस है लिक्विड का। ठीक है। जो कि कितना हाइट राइज किया हुआ है, h हाइट राइज कर गया है, बोलो। तो यहाँ पे अगर हम, ये है कांटेक्ट, यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करें, ऐसे एक सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये क्या बनता है आपका, एंगल ऑफ कांटेक्ट, बोलो। और अगर हम इसे, ये कर्वेचर को थोड़ा एक कंप्लीट स्फीयर बनाए, सर्कल बनाए ऐसे, तो इस सर्कल क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बोलो। ये सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये जो सेंटर है यहाँ से मान लेते हैं कितना दूर है, कैपिटल R। तो ये आपका रेडियस क्या हो जाता है, कैपिटल R हो जाता है। क्लियर। और यहाँ से इसको हम ट्यूब को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें, मैं ट्यूब को, तो ये जो डिस्टेंस है ये ट्यूब का रेडियस हो जाएगा, बोलो हो जाएगा भाई। ट्यूब इधर ही होगा ना इसका सर्कल, तो ये ट्यूब का रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल r ट्यूब का रेडियस है, ये 90 डिग्री है। क्लियर। ये सेंटर O है, इसे हमने A कहा, इसे पॉइंट को B कहा। ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, बोलो सही बात है। थीटा कैसे होगा, समझ में आ रहा है। ये 90 डिग्री है, बोलो है, ये 90 है, और ये आपका क्या है, 90 है। अगर हम यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे, बोलो, तो ये हमारा कितना है, ये चीज़, ये हमारा 90 है, बोलो, इस वाले लेवल से 90, और ये कितना है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, बोलो हो जाएगा। और ये आपका पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बोलो। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा भाई। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। और ये थीटा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
रेडियस निकालेंगे स्मॉल आर, क्या निकालेंगे, तो लगा दे यहाँ पे कॉस थीटा इन ट्राइंगल AOB, कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी R बाई कैपिटल R। तो यहां से कैपिटल R कितना हो जाएगा, R बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और कैपिलरी ट्यूब के रेडियस में क्या आया, रिलेशन आया। और ये लिक्विड जो राइज किया है यहाँ तक, वो प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है उसे कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है। तो जितना राइज फॉल करेगा वो कितना होता है, प्रेशर 2T/R को इक्वल कौन करता है, H/ρg, कौन इक्वल करता है, H/ρg। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H निकालेंगे तो क्या आएगा 2T/R/ρg। इक्वेशन नंबर इसको बनाएंगे सेकंड, इसको बना लेंगे फर्स्ट। कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड, हाइट जो राइज फॉल किया है कितना होगा 2T/r cos थीटा रो इंटू जी, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, तो हाइट कितना जाएगा 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो जी। रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, टी है सरफेस टेंशन। इक्वेशन नंबर बना थर्ड। इसी थर्ड इक्वेशन को हम लोग कहते हैं एसेंट फार्मूला। क्या कहते हैं, हाँ एसेंट फार्मूला है ये। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को बना करके। ये वही कैपिलरी ट्यूब है जिसको हमने राइज फॉल दिखाया है एच हाइट तक। ठीक है, एच हाइट तक लिक्विड राइज किया गया है और इसको जूम करके हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या निकाला, रिलेशन निकाल दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एसेंट फार्मूला है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसी कैपिलरी ट्यूब को ऊपर से थोड़ा सा कट कर देते हैं। क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो होगा क्या, ये जो अभी ये शेप इतना है ना, तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, वो शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब इसका जब हम एक सर्कल बनाएंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा और उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसके मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इंक्रीज कर जाएगा और जो ये हाइट है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इस बात को कहाँ समझे हम, इस वाले फार्मूले से। टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा, जो रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन सेकंड का हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इक्वेशन सेकंड का हम यूज करेंगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड पैराग्राफ से लिखेंगे आप लोग। टी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, रो भी क्या है, कांस्टेंट। इट इम्प्लाइज दैट एच इंटू कैपिटल आर, आर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बोलो आ जाएगा ना। कैपिटल आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एच इंटू आर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर काटने पर बढ़ जाता है तो ये क्या होगा, घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मिला। तो इसको हम देख कर लिख सकते हैं, इनिशियल हाइट को हम h1 कह देते हैं, इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 कहते हैं। तो ये बराबर होगा फाइनल हाइट इंटू फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक फार्मूला बनता है h1r1 इक्वल टू h2r2, या किसी बुक में HR इक्वल टू h डैश r डैश होता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये मिल गया। इक्वेशन नंबर से आप बना सकते हो, फोर्थ या फिफ्थ जो बने आपका, आपके हिसाब से। क्लियर है। और जो इसके पहले फार्मूला हमने पढ़ाया था यहाँ पे r रख करके, तो 2T cos थीटा बाई r रो जी,
अगर हम दो कैपिलरी ट्यूब का अलग अलग हम चेक करें तो लिक्विड वही रहे, सरफेस टेंशन भी वही रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी वही रहेगा, लेकिन कैपिलरी ट्यूब अलग अलग हों तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे ना। तो इक्वेशन जो एसेंट फार्मूला था वो कौन सा था, इक्वेशन थर्ड था, उसे थर्ड बना लीजिए, ये फोर्थ बनेगा। तो इसमें लिखिए बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड जो एस था वो क्या था, 2t cos थीटा बाई आर रो जी। तो इसका यूज करेंगे फॉर टू डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो उसमें हाइट रेडियस अलग है r1, तो h क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा, एंड h2 हो जाएगा, लिक्विड वही है कैपिलरी ट्यूब फॉर सेम लिक्विड, ये भी लिख देना फॉर सेम लिक्विड। क्लियर, डेंसिटी भी वही रहेगी, सरफेस टेंशन भी वही रहेगा। तो H2 इक्वल टू 2t cos थीटा बाई R2 रो जी, ठीक है ना। आपस में डिवाइड कर देंगे तो H1 अपॉन H2 कितना आ जाएगा हमारा, R2 ये सब कट जाएगा, R2 बाई क्या हो जाएगा, R1 आ जाएगा, यानी ये आएगा H1 R1 इक्वल टू H2 स्मॉल r2। जब दो डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब रहेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो एक कैपिलरी ट्यूब है, उसका रेडियस इतना है, उसमें हाइट इतना राइज किया है, फॉल किया है, अगर दूसरे में रेडियस इतना हो तो कितना हाइट फॉल करेगा, उस कंडीशन में ये अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं कैपिलरी ट्यूब्स के। अब मेन जो सब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सब का जो रीजन है वो है सरफेस टेंशन। पूरी कहानी सरफेस टेंशन पर ही आधारित है, पूरी कहानी किस पर, सरफेस टेंशन पे। तो सरफेस टेंशन को इफेक्ट कौन कौन कर सकता है, अगर कोई आपसे पूछे कि सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट डाल सकते हैं, तो पहला जो इफेक्ट है वो है टेम्परेचर। अगर लिक्विड सरफेस का या लिक्विड का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, नोट लिख लेना नोट में, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नोट लगा दीजिए, नोट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, लिखा, कॉमा सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज, ठीक है ना। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा, और टेम्परेचर घटा दोगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर तो टेम्परेचर का, ये कॉमनली आपको याद होना चाहिए। और अगर कभी पूछता है तो कंटेमिनेशन, जानते हैं कंटेमिनेशन क्या होता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, धूल वगैरह हो गया, ग्रीस है ना, ये सब अगर हम मिला दें किसी वाटर में तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ग्रीस मिला दीजिए, कंटेमिनेशन में धूल डस्ट वगैरह मिला दीजिए, है ना, कोई वो चीज़ मिला दीजिए, ठीक है। और कोई सल्यूबल जैसे कि नमक, अगर नमक मिला देंगे तो क्या होगा, ये घुलता है नमक पानी में, बोलो, तो नमक मिलाने से क्या होता है, सल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब इफेक्ट डालते हैं सरफेस टेंशन को, ठीक है ना। कोई सल्यूबल मटेरियल जैसे कि साल्ट हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, अगर ये सब हम मिला देते हैं तो क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। और इनसल्यूबल मतलब जैसे कि साबुन, घोल, साबुन घुलता नहीं है ना पानी में, नहीं घुलता, ठीक है ना, वो झाग बना के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो साबुन क्या करता है, वो घुलता नहीं है, बट वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा। तो ये सब फैक्टर्स कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है, आपसे नीट के एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर ये मिला दे तो सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमाइंड, अनचेंज्ड, है ना। तो ऑप्शन आप लगा लेंगे ना इस चीज़ को,
बोलो बेटा। तो थ्योरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का इसी लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर कौन था ये, 6 ना, 6 था। तो 6 लेक्चर के साथ ये कंप्लीट थ्योरी आपकी समाप्त होती है। और इस पर जाके सरफेस टेंशन पे सवाल करिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया, उसको भी आप लोग जो है रिवाइज करिए। वेंचुरीमीटर, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स पे भी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।